अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ जन्नत ज़ेब की कलम से तहरीर करदा नावल लाफानी इश्क की एपिसोड शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। बाजिल, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो भाई के बाल। लाउंज में से शाज़ीन के रोने की आवाज़ पर महरमा और नाज जैसे ही किचन से वहाँ आई, सामने बाजिल को शाज़ीन के बाल मुट्ठी में पकड़कर खींचते देख गुस्से से उसका बाजू पकड़कर उसे शाज़ीन से दूर करते हुए बोली, जो अपनी माँ के गुस्से पर होंठ बाहर निकालकर मासूमियत से उसे दिखने लगा। मगर उसकी मासूम शक्ल पर नाज को इस पर प्यार नहीं बल्कि मज़ीद गुस्सा आया, क्योंकि वो हर बार गलती करके इसी तरह मासूम शक्ल बनाता था ताकि कोई उसे कुछ कहे ना। ये क्या हरकत थी बाजिल? आप भाई के बाल क्यों खींच रहे थे, बताएं मुझे। शाज़ीन को फ़ौरन अपनी गोद में उठाकर चुप करवाते हुए उसने ज़्यादा सख्ती से पूछा कि बाजिल की मासूम शक्ल पर रहम खाए महरमा उसके पास हुई, जो फ़ौरन उसके पीछे हुआ ताकि अपनी माँ के गुस्से से बच सके। बाजिल, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो मज़ीद इस पर गुस्सा करती या सवाल करती कि अरमान और फैज़ान दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए और ऊंची आवाज़ में सवाल किया कि अरमान तो अपनी बीवी के गुस्से और बेटे की मासूम शक्ल पर बिना बताए ही समझ गया था कि ज़रूर उसके बेटे की क्लास लग रही है, जबकि फैज़ान ने नरम निगाहों से महरमा की तरफ देखा, जिसने बदले में मुस्कुराते हुए उसकी सलाम का जवाब दिया कि फैज़ान को देख प्रिया फ़ौरन बाबा बाबा कहती उसके गले आकर लग गई और इसके साथ ही बाजिल पे दौड़कर अपने बाप की बाहों का हिस्सा बना था। लगता है आज फिर मेरे बेटे की क्लास ले रही हैं आप। बाजिल को गोद में उठाए अरमान अंदाज़ा लगाते हुए खुद ही अपनी बीवी के पास आया, जो शाहज़ैन को गोद में उठाए गुस्से से नाक फुलाकर उसके बेटे को घूर रही थी। अपने इस अफलातून से पूछें, जो ना खुद सुकून से बैठता है और ना किसी और को सुकून लेने देता है। पता है आपको, अभी ये शाहज़ैन के बाल खींच रहा था और जब मैंने पूछा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। गुस्से से बाजिल को घूरती वो चबा चबा कर बोली। चाहे वो बड़ी और माँ बन चुकी थी, मगर अंदाज में मासूमियत और भोलापन अब भी कायम था। यही वजह थी कि जैसे हाथ झला चलाकर वो अरमान सुल्तान से उसके बेटे की शिकायत कर रही थी, इस पर अरमान सुल्तान को आज भी उस पर ढेरों प्यार आया था। पूछें इससे कि शाहजैन के बाल क्यों खींच रहा था। उसकी निगाहों के पैगाम को बखूबी समझने के बावजूद वो बाजिल पर गुस्सा करना कम ना हुई, जिस पर अरमान ने बाजिल की तरफ देखा और आईब्रोज उचकाकर पूछने लगा, बाजिल बेटा, बताएं मामा को कि आपने भाई के बाल क्यों खींचे। बाबा, पहले चाची ने मेरे बाल खींचे थे। बाबा, पहले शाजी ने मेरे बाल खींचे थे। बिल्कुल अपनी माँ की तरह आंखों को मासूमियत से चिपकाए बाजिल ने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की कि पहली शुरुआत शाहजैन ने की थी। बाबा की जान, भाई तो अभी छोटा है ना, लेकिन आप तो बड़े हो, तो अगर आप भाई के बाल खींचे तो आपको चाहिए आप प्यार से उसे समझाओ, ना ही कि खुद भी उसके बाल खींचो। सोफे पर बिठाकर प्यार से उसको अपनी थाई पर बिठाए अरमान ने उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसे समझाया, जो फ़ौरन ऐसे सरहा में हिला गया जैसे सब समझ गया हो। मगर अब ये तो बस नाज ही जानती थी कि उसका बेटा समझने वालों में से नहीं बल्कि समझाने वालों में से था। गुड बॉय, चलो जाओ अब आप और प्रिया जाकर खेलो, चलो शाबाश। उसको खेलने का बोल अरमान ने उसे गोद से उतारा कि वो फ़ौरन फर्माबरदारी दिखाते हुए प्रिया के हाथ पकड़ बाहर लॉन की तरफ चला गया। कोई बात नहीं नाज, बच्चा है, समझ जाएगा। तब से खामोश बैठी महरमा अब उसके गुस्से पर बोल ही पड़ी, जिस पर अरमान ने भी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर बाजू रखकर उसे ठंडा करने की कोशिश की और शाहजैन को उसकी गोद में से अपनी गोद में उठाया, जबकि शाहवीर पहले ही महरमा की गोद में खेलते खेलते सो चुका था। शाहजैन और शाहवीर दुआ और अरशान के जुड़वा बेटे थे, बिल्कुल अपने बाबा और चाचू की तरह, सेम एक जैसे। चूँकि पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद दुआ पिछले 3 साल से खुद ही अपने बाबा का बिजनेस संभाल रही थी, इसलिए जितनी देर वो ऑफिस में रहती उतनी देर शाहजैन और शाहवीर दोनों घर पर महरमा, अनुषा और प्रिया के पास ही रहते थे। आपको पता है मामा, आज मुझे और आन को बहुत मज़ा आया। हम दोनों ने बाबा से बहुत सी बातें की और पता है हमने उन्हें ये भी बताया कि आप उन्हें बहुत याद करती हैं। उसके साथ लाउंज में बैठे अपना अपना होमवर्क करते हुए दोनों बहन भाई खुशी खुशी अपने आज के दिन के रुदाद हर्फ पर हर्फ बता रहे थे कि आज वो अपने बाप के साथ मिलकर कितने खुश हैं, जबकि उनकी बातें सुनकर कभी वो हंसती थी तो कभी रंजीदा हो जाती। अच्छी बात है, मतलब मेरे बच्चे अपने बाबा से मिलकर अब खुश हैं, अब कोई उदासी तो नहीं ना। नो मामा। उन दोनों ने एक साथ मुस्कुराते हुए सर नामे हिलाया, जिस पर आयरा ने एक साथ दोनों के बाल बिगाड़े। गुड, चलो अब जल्दी से अपना होमवर्क ख़त्म करें और मुझे बताएं आप दोनों का टेस्ट कैसा हुआ। टेस्ट बहुत अच्छा हुआ मामा, मुझे प्रिंसेस और जायम तीनों को फुल मार्क्स मिले हैं। अपनी टेस्ट की कॉपी आयरा के सामने की अयान ने इतरा कर जवाब दिया और साथ ही इरहा की टेस्ट कॉपी भी उसको दिखाई कि आयरा ने दोनों को शाबाश दी और जल्दी जल्दी उन्हें उनका होमवर्क कंप्लीट करवाने लगी, जो बातों के साथ साथ अपना काम भी कर रहे थे। सुबह ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग की वजह से वो कब से सोफ़े पर बैठकर प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी, जबकि अरशान बेड पर अपने दोनों साहिबजादों को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जो सोना तो दूर ऊँघ भी नहीं रहे थे। अपनी कोशिश और उनकी इज्जत पर थक कर उसने बेचारा सा मुँह बनाकर दुआ की तरफ देखा, जो मसरूफ़ से अंदाज में लैपटॉप पर न जाने क्या टाइप कर रही थी। गोल्डन और वाइट कलर के रेडीमेड सूट, दाहिने कंधे पर झूलता शिफॉन का गोल्डन दुपट्टा, कैचर में कैद उसके अधखुले बाल और मसरूफ़ सा अंदाज, वो इन 5 सालों में बिल्कुल नहीं बदली थी, बल्कि अरशान को वो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज़्यादा प्यारी लगती।
ऊपर से जब से वो माँ बनी थी तब से उसके निखार में जैसे 4 चांद लग गए थे। इन 5 सालों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब वो पहले की तरह डरती या सहमती नहीं थी, बल्कि अरशान के बेइंतहा प्यार और अपनी काबिलियत ने उसे उस पुरएतमाद और निडर बना दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरशान सुल्तान चाहता था। यही वजह थी कि अपनी काबिलियत की वजह से उसने अपने बाबा का बिजनेस बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। इस सब में जहाँ कहीं उसे मुश्किल पेश आती, अरशान उसकी शाना बशाना रहता। यार आप दोनों सो क्यों नहीं रहे? आप दोनों को सुलाने के चक्रों में मैं थक गया हूँ। आखिरकार तंग आया अरशान उन दोनों की तरफ देखते हुए बोल ही पड़ा, जो अपने बाप की बात को बिना असर लिए अपनी ही मस्ती में मगन कभी कमरे को यहाँ से देखते तो कभी छत को घूरने लग जाते, जिस पर अरशान गहरा सांस भरकर रह गया। और उसकी तरफ देख दुआ ने अपनी हंसी दबाई और जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके सब कुछ समेटने के बाद बैठ के करीब आई, जहाँ उसके लाडले अपने बाप को खूब तंग कर रहे थे। लाएं मुझे दें। उसके साथ ही बेड पर दूसरी जानिब बैठकर दुआ ने उन दोनों को अपनी गोद में दाएं बाएं लेटाया और झूलते हुए हल्की सी आवाज़ में लोरी गुनगुनाते हुए दोनों के बालों में उंगलियां चलाने लगी कि वे दोनों मदहोश हुए। कुछ ही देर में ऊँघते हुए सो गए, मगर माँ की गोद में जाते ही उन दोनों का सो जाना अरशान को आंखें घुमाने पर ज़रूर मजबूर कर गया। मतलब वो जो 2 घंटों से उन्हें सुलाने की खातिर दुनिया जहान की कोशिशें कर चुका था, वो सब बेकार थीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? उन दोनों को ध्यान से बेबी कॉट में लिटाने के बाद वो दोबारा उसकी तरफ मुड़ी तो उसे खुद को आंखें छोटी किए घूरते पाकर पूछे बगैर न रह सकी, जिसने जवाब में उसका हाथ पकड़ा और दोबारा अपने साथ दूसरी जानिब बेड पर लिटाया। देख रहा हूँ कि आपके लाडले किस कदर शैतान हैं। मैं कब से इन्हें सुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर मजाल थी वो दोनों सोते। और देखें, जैसे ही आपने उन्हें अपनी गोद में उठाया, ये दोनों मिनटों में सो गए। पहले उसको और फिर बेबी कॉट में सोए अपने बेटों की तरफ इशारा कर अरशान ने चिढ़कर जवाब दिया कि दुआ को उसके चिढ़ने पर सिर्फ हंसी आई। आप गुस्सा मत करें, वो बस उन दोनों को आदत है ना मेरी गोद में सोने की, बस इसलिए आपको तंग कर रहे थे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सादगी से जवाब दिया कि वो आंखें घुमाकर उसके ऊपर आया और शहादत की उंगली से उसके बालों के साथ खेलने लगा। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर जब भी आप अपनी किसी ज़रूरी मीटिंग्स के लिए शहर से बाहर या आउट ऑफ कंट्री जाएंगी, तब ये दोनों आपकी गैर मौजूदगी में मुझे खूब तंग करेंगे। पहले की बात अलग थी, पहले ये दोनों नहीं थे, लेकिन अब ये दोनों हैं तो फिर भला मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? उसके सीने पर दोनों हाथ रखे दुआ ने उसी सादगी और नरमी से जवाब दिया कि अरशान ने आईब्रोज उचकाई। मतलब वो अब दोबारा नहीं जाएगी क्या कभी? मतलब अब आप दोबारा किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर नहीं जाएंगी? उसकी आंखों में देखते हुए जानना चाहा। जाऊंगी, लेकिन उन दोनों को साथ लेकर। अब उनके बगैर थोड़ी ना जा सकती हूँ। उसके सादा से जवाब पर अरशान का मुंह उतरा। वो तो कुछ और ही सुनने का मुंतज़िर था। अगर आप तीनों चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या? मेरा भी तो दिल नहीं लगता आपके बगैर। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर अफसुर्दा हुआ कि दुआ उसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंसी। मजाक नहीं कर रहा यार, सीरियस हूँ मैं। आप जानती हैं जब आप 2 दिन के लिए लंदन और 1 रात के लिए कराची गई थी तो पीछे मेरा क्या हाल हुआ था। तो फिर खुद सोचें, अब अगर आप अपने साथ साथ शाजी और वीर को भी ले जाएंगे तो पीछे मैं बेचारा क्या करूँगा? चेहरे के उल्टे सीधे जाविये बिगाड़ कर अपनी उदासी बताए वो दुआ को अपने लाडलों से भी ज़्यादा छोटा बच्चा लगा। कोई बात नहीं, अगली बार मैं शाजी, वीर और आप चारों एक साथ चलेंगे। उससे कोई दूर भी नहीं होगा और उदास भी। उसके चेहरे पर दोनों हाथ रखे दुआ ने जैसे उसकी उदासी का सादा सा हल बताया, जो कि अरशान को खासा पसंद आया, बल्कि उसके मुंह से सुनना भी यही चाहता था। इसीलिए मुस्कुराते हुए मजीद कुछ कहने के बजाय सीधा उसके होंठों पर झुका कि आज भी उसके करीब आने पर दुआ पहले दिन की तरह ही शर्मो हया से गुलनार हुई। अपना ख्याल रखो अरू, देखो क्या हाल बना लिया तुमने अपना, बिल्कुल बदल गई हो। उसकी उदास और वीरान सी आंखों और अंदाज में झलकती आसूदगी पर फरीहा कुछ परेशान और अफसुर्दा दोनों हुई, जबकि आयरा ने सिर्फ सर झुका लिया। अपने तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद फरीहा पाकिस्तान अपनी अम्मी की तरफ कुछ दिन रुकने के लिए आई हुई थी, और आज उसने आयरा को कॉल करके अपने आने के बारे में भी बताया कि आयरा हॉस्पिटल से जल्दी वापस आ गई और अब वो दोनों बाहर लॉन में बैठी बातें कर रही थी, जबकि इरहा और अयान जरनिश और असफर के साथ पास ही फुटबॉल खेल रहे थे। आयरा चूँकि फरीहा से बातें करती रही थी, इसलिए दोनों के बच्चे भी एक दूसरे को जानते थे, इसलिए अब वो चारों एक साथ खेल रहे थे। मैं जानती हूँ आयरा, ये गम छोटा नहीं है, लेकिन यार देखो तो सही, हाथ भाई के बाद तुम्हारे पास जीने के लिए इतनी खूबसूरत वजह है। अपने लिए ना सही तो यार उनके लिए खुद को थोड़ा मेंटेन रखो। उसका हाथ पकड़कर बोलते हुए फरीहा का इशारा इरहा और अयान की तरफ था, जिस पर आयरा ने निगाहें उठाकर उन दोनों की तरफ देखा जो हंसते मुस्कुराते खेल रहे थे, और फिर निगाहें फरीहा के चेहरे पर टिकाईं। जीने के लिए वजह की नहीं, सांसों की ज़रूरत होती है फरी। सांसें चल रही हों तो वजह खुद ब खुद दरकार हो जाती हैं, लेकिन अगर वजह हो और सांसें ख़त्म हो जाएं तो वो सभी वजह बेकार हो जाती हैं। वीरान आंखों से फरीहा के चेहरे को देखते हुए उसने एक अजीब महरूम लहजे में जवाब दिया कि उसके जवाब से ज़्यादा उसकी आंखों की वीरानगी ने फरीहा को रंजीदा किया। उसे वो वक्त याद आया जब निकाह के बाद वो खुशी से दीवानी हुई जा रही थी, और अब ये वक्त था कि उसकी आंखें हर एहसास से बिल्कुल आरी वीरान थीं। मेरे पास जीने के लिए वजह और सांसें दोनों हैं, लेकिन देखो इन दोनों के बावजूद मैं तन्हा हूँ, क्योंकि मेरे जीने की वजह सिर्फ हाथ हैं। वो साथ नहीं तो आयरा कैसे शादाब हो सकती है? बोलते हुए उसने सर झटका ताकि अपने अंदर की महरूमी छुपा सके।
खैर छोड़ो ये सब बातें और बताओ मुझे कि वापस कब जा रही हो। अपना ध्यान भटकाने की खातिर उसने खुद ही बात का पहलू बदला, क्योंकि वो किसी भी तौर अपने अंदर की वीरानगी किसी और पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। अभी तो यही हूँ, लेकिन असफर के बाबा चाहते हैं कि इसी हफ्ते वापस चली जाऊँ। अब देखो कब जाती हूँ। चलो अच्छी बात है। भाई का दिल नहीं लगता होगा ना तुम्हारे बगैर। मेरे बगैर नहीं, अपने बच्चों के बगैर उनका दिल नहीं लगता। आयरा की बात पर वो हंसते हुए बोली और यहाँ वहाँ की बातें करते हुए उसका और अपना दोनों का ध्यान भटकाया कि आयरा भी बातों के साथ इरहा और अयान पर भी नज़र रखती, ताकि खेलते हुए इन्हें चोट न लग जाए। फरीहा के जाने के बाद वो काफ़ी देर आसिया बेगम, इरहा और अयान के साथ बैठी रही कि वो दोनों वहीं आसिया बेगम के कमरे में ही सो गए, और उनके सोने के बाद आयरा आसिया बेगम को भी शब बखैर कहती अपने कमरे में आ गई। वक्त गुजारने के लिए कुछ देर वो बैठकर हॉस्पिटल की फ़ाइल देखती रही और फिर कुछ न होने पर वॉशरूम में नहाने चले गई, और तकरीबन आधे घंटे बाद फ्रेश सी आईने के सामने बैठकर बाल सुखाते हुए अब अपने बालों में कंघी कर रही थी कि तभी जहन में फरीहा की बातें गूंजी, और उसके बाद नज़र दाहिनी कलाई में मौजूद अपने ब्रेसलेट पर गई तो आंखों में आसूदा सी मुस्कुराहट उतरी। हेयर ब्रश वापस ड्रेसिंग पर रख उसने बाएं हाथ की उंगलियों से ब्रेसलेट को हल्के हल्के छुआ कि दिल में एकदम दर्द सा उठा और आंखें नमकीन पानियों से लबालब भरने लगी, और चंद कतरे पलकों को भिगोते हुए उसके हाथों पर गिरे, जिन्हें हाथ के पुश से साफ करके वो उठी और बेड पर बैठने की बजाय पैरों वाली जानिब ज़मीन पर ही बेड से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी यादों और तकलीफ़ का वो सिलसिला था जो हर रात की तरह एक बार फिर शुरू हो चुका था। हर रात की तरह इस वक्त भी वो उसकी आंखों के सामने वो हर लम्हा गुजरा जिनमें वो उसके साथ था, जिनमें वो दोनों साथ हंसते मुस्कुराते मुकम्मल थे। आयरा को मजबूत बनाने के लिए हाथ का वजूद नहीं, बल्कि सिर्फ एहसास ही काफ़ी है। आखिरी मुलाकात में दोहराए उसके अल्फाज याद आने पर वो हर कर्ब से आंखें बंद कर गई, जिस पर न जाने कितने ही आंसू रुखसारों से फिसल कर हथेलियों पर गिरते हुए बेमूल हुए। काफ़ी नहीं है ये एहसास काफ़ी नहीं है। हाथ हिचकियों से रोने के दरमियान वो दर्द दिल से बोली, आयरा को जीने के लिए सिर्फ हाथ का एहसास नहीं, बल्कि हाथ का साथ भी ज़रूरी है। हाथ इसलिए प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाएं, खुदारा वापस आ जाएं, वरना ये हिज्र आपकी आयरा को दीमक की तरह खा जाएगा। तस्वीर में उसे इल्तिजा करते हुए हिचकियों से रोते हुए सर घुटनों पर रख गई। आयरा के बगैर हाथ की सिर्फ आंखें बेनूर हो गई, जबकि हाथ के बगैर तो आयरा की पूरी ज़िंदगी बेनूर है। न जाने कितनी देर वो यूं ही तन्हा रोते सिसकते हुए उससे हम कलाम रही कि तभी अपने साथ महसूस होने वाले एहसास पर उसने सर उठाकर दाएं जानिब देखा, जहां वो संगदिल मुस्कुराता हुआ उसके साथ ही ज़मीन पर बैठा उसे देख रहा था। उसको देख वो फिर आसूदगी से मुस्कुराई, क्योंकि जानती थी उसकी मौजूदगी सिर्फ उसकी अपनी एक तख्लीक है। वो रोज़ रात को उसको याद करते हुए रोती, और रोज़ वो इसी तरह उसके पास बैठा हुआ महसूस होता कि वो सारी रात यूं ही ज़मीन पर सिर्फ उसे अपने साथ महसूस करके रोते और देखते हुए गुजारती, और न जाने कब सो जाती कि सुबह आंखें खुलने पर वो कहीं मौजूद न होता, जो उसे रात से ज़्यादा दोहरी अज़ियत में मुब्तला कर देता था। लेकिन जो भी था, वो इन लम्हों को जी भर कर महसूस कर लेती थी, फिर चाहे ये उसकी अपनी इमेजिनेशन ही क्यों ना थी। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है एपिसोड 37। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।